हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी। तो गाइज प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 50 तक का सॉल्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो देन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड अब डिफेंस वाले को आप पेंसिल ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं गाइज। हमारा ग्रुप है डिफेंस वाले पेंसिल ऐप पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है। वहाँ पे हमारा जो ग्रुप है वो है एनडीए मैथ डाउट के नाम से, उसका भी लिंक है। इस ग्रुप के अंदर आप अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचो और इस ग्रुप के अंदर आप पोस्ट कर सकते हैं, और जिसके थ्रू मैं आप लोगों का जो क्लियर है डाउट जो है उसी ग्रुप के अंदर क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट आपको दी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 संडे इन ए लीप ईयर। देखो आप सभी को पता है कि अगर 53 लीप ईयर के अंदर, चाहे 53 संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, जो भी हो, लीप ईयर के अंदर किसी भी डे की अगर हम बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 2/7 होती है। इज द ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन ए नॉन लीप ईयर। अगर मैं नॉन लीप ईयर की बात करूं ना, नॉन लीप ईयर की बात करें तो नॉन लीप ईयर के अंदर अगर मैं संडे की बात करूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 होती है। लीप ईयर में हमेशा, चाहे वो संडे हो चाहे मंडे हो, 53 संडे की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 और नॉन लीप ईयर में 1/7। अब देखो कि लीप ईयर में जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन लीप ईयर से क्या है, डबल आई, ट्वाइस आई। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है भाई। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ये कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 5 मंडे इन मंथ ऑफ मार्च। मार्च के मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 दिन में 4 जो है वो पूरे वीक बन जाते हैं, ठीक है। अब पीछे बचे मतलब 4 दिन, मतलब 28 दिन हो गए। अब पीछे बचे 31 में से 28 का तो पूरा बन गया हफ्ता, मतलब 4 हफ्ते बन गए। पीछे बचे 3 दिन। अब वो 3 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे। एक है मंडे, ट्यूसडे मतलब वेडनेसडे। एक ही हो सकता है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। एक ही हो सकता है वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। एक कंडीशन ये हो सकती है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और एक फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और एक कंडीशन ये हो सकती है सैटरडे, संडे और मंडे। आगे फिर संडे, फिर वापस से रिपीट। मतलब वो 3 दिन जो है वो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब 5 मंडे, 5 मंडे होने चाहिए। देखो 4 मंडे तो इसमें आ गए ऑलरेडी। अब जो पांचवा है वो कब हो सकता है, अगर ये 3 पेयर ये मतलब या तो ये बने पेयर या ये पेयर बने, क्योंकि इसमें भी एम आ रहा है। नेक्स्ट, या ये पेयर बने, इसमें भी एम आ रहा है। तो मतलब जो 3 दिन बच गए पीछे, वो इन 3 पेयर में से कोई भी 3 दिन हो सकते हैं, तभी वो 3 संडे आएंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा संडे आएगा। तो इसके फेवर में कितने हुए, 3 डिवाइड बाय टोटल कितने पेयर बने, 7। तो प्रोबेबिलिटी कितना, 3/7। तो 5 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी किसके अंदर, मार्च महीने में, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 है। अब आगे चलते हैं। इज थ्राइस द प्रोबेबिलिटी देयर आर 5 मंडे इन मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं गाइस। अब 30 दिन हो गए तो मतलब अब 2 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे। अब 2 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/7। क्या ये रिजल्ट इसका 3 गुना है, बिल्कुल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो 51 में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ सभी बच्चों का। किसी का डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में। लाइव वाले में मत करना क्योंकि मैं ये क्लास लाइव नहीं ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है इन टोसिंग 3 कॉइन एट ए टाइम। एक टाइम पे 3 कॉइन को टोस किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए। जब 3 कॉइन को हम टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बनता है, एच एच एच, एच एच टी,
HTH और THH, ठीक है। नेक्स्ट ये भी बनता है TTH, THT और HTT और एक बनेगा TTT। तो ये मेरा सैंपल स्पेस बनता है जब मैं 3 कॉइन को टॉस करता हूं, ठीक है ना। अब इसने ए अपने को क्या निकालना है, एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जीरो भी हो सकता है गाइस। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, और कम कितने भी हो सकते हैं। तो एक ए के फेवर में क्या क्या आएगा, जिसमें सिर्फ एक हेड होना चाहिए। तो एक हेड इसमें है TTH, एक हेड इसमें है THT, एक हेड इसमें है HTT, और जीरो हेड भी चलेगा तो TTT, क्योंकि एटमोस्ट वर्ड यूज हो गया। तो ए के फेवर में कितने आए, 4 इवेंट, टोटल कितने 8। तो क्या आएगा 4/8, मतलब कितना 1/2। ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है गाइस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लवली क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन, 2 balls are selected from a box containing 2 blue and 7 red ball, ठीक है। What is the probability that at least one ball is blue? At least मतलब 2 बॉल सिलेक्ट किए, उसमें से एक, कम से कम एक जो है ब्लू होनी चाहिए। तो एक भी ब्लू हो सकती है और एक से ज्यादा भी ब्लू हो सकती है, मतलब हो सकता है कि एक ब्लू हो और हो सकता है कि दोनों की दोनों ब्लू हो, ठीक है। एटलीस्ट आ गया, मतलब हो सकता है कि एक ब्लू हो और हो सकता है दोनों की दोनों ब्लू हो, ये क्वेश्चन कहता है। तो अगर मैं ब्लू बॉल की बात करूं तो ब्लू बॉल अपने पास 2 है, और रेड बॉल की अगर मैं बात करूं तो रेड बॉल अपने पास 7 है, और टोटल अगर मैं बॉल की बात करूं तो टोटल बॉल मेरे पास 9 है गाइस। तो दो केस बनेंगे। केस नंबर 1 कि अगर एक ब्लू हो, मतलब जो 2 बॉल सिलेक्ट करूंगा उसमें से एक ब्लू बॉल होनी चाहिए। और केस नंबर 2 प्लस में कि जब मैं 2 बॉल सिलेक्ट करूंगा उसमें दोनों की दोनों ब्लू बॉल हो सकती है, क्योंकि एटलीस्ट है ना मेरे भाई। एटलीस्ट का मतलब एक ब्लू भी हो सकती है और 2 ब्लू भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखो ब्लू कितनी है, सिंपल 2 बॉल सेलेक्ट करने हैं, याद रखना 2 बॉल सेलेक्ट करेंगे तो एक ब्लू होगी तो दूसरी रेड होगी, तो एक रेड होगी, ठीक है ना। तो एक ब्लू है और एक रेड है, क्योंकि मेरे को एक टाइम पे 2 बॉल सेलेक्ट करनी है ना, ठीक है। तो ब्लू टोटल बॉल कितनी है 2, और ब्लू बॉल कितनी है 2, इसकी टोटल बॉल कितनी है 9। तो ब्लू बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2/9 मल्टीप्लाई में। ब्लैक रेड बॉल कितनी है 7, और एक रेड सिलेक्ट किया है तो 7/9। तो फर्स्ट तो ये आ गया इस रिजल्ट का, इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। प्लस में अगर दोनों की दोनों ब्लू बॉल हो, मतलब कि अब आपके पास 2 ब्लू है और दोनों की दोनों ब्लू उसने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो पहली बॉल सेलेक्ट करेंगे तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई में दूसरी बॉल सेलेक्ट करेंगे तो वो उसके लिए 1/8 आएगा, क्योंकि 1/1 करेंगे ना। जैसे 2 ब्लू बॉल मैंने आपके सामने रख दी, तो आप टोटल बॉल आपके सामने है 9, उस 9 में से 2 ब्लू बॉल है, तो पहली ब्लू बॉल जो सेलेक्ट करोगे तो उसके लिए आपके पास 2 चॉइस है, दोनों में से कोई भी एक ब्लू बॉल सेलेक्ट करोगे, है ना। और डिवाइड में टोटल कितनी है 9, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/9। मल्टीप्लाई में अब एक सेलेक्ट कर लिया आपने तो एक ब्लू बच गई, और टोटल में आपके पास 8 बॉल बच गई, तो एक ही है तो 1/8, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। तो ये क्या आ गया आपके पास, रिजल्ट आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्लियर हुआ, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग ए करेक्ट आंसर इज x/12। एक आंसर को गैस करने की वो करेक्ट आंसर है, उसकी प्रोबेबिलिटी x/12 है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर इज 2/3, करेक्ट आंसर ना करने की 2/3 है, देन व्हाट इज द x इज इक्वल टू। तो x इज इक्वल टू आपको बताना है। देखो a मान लेता हूं कि करेक्ट आंसर गैस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी x/12। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नोट करेक्ट का, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 2/3। और आप सभी को पता है कि अगर ए और ए के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं तो हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी के इक्वल आता है, मतलब 1 के इक्वल आएगा। तो x/12 प्लस में 2/3 इज इक्वल टू क्या आएगा 1।
एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, तो ये x प्लस में यहाँ हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई 4। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखो गाइस, ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेरिएबल x हैविंग ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है कि p इज इक्वल टू 1/2 देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, ठीक है। p remaining constant, p x is equal to r increase as n increase, which of one of the following statement आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। देखो भाई p की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिकल रहेगा बिल्कुल। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल कैसे जितने मर्जी इंक्रीज हो, नंबर ऑफ ट्रायल कितने, पिछले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ ट्रायल पे कितने भी इंक्रीज हो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहती है, फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहती है। तो कितने मर्जी ट्रायल करो, अगर आप n इंक्रीज कर रहे हो तो x इज इक्वल टू आर भी इंक्रीज होगा, p रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी है 53 संडे और 53 मंडे इन ए लीप ईयर। ठीक है, देखो गाइस अगर मैं और का मतलब होता है प्लस, ठीक है। 53 लीप ईयर की बात है तो लीप ईयर के अंदर 53 संडे पूछे कुछ भी पूछे उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 2/7 होती है, और मंडे की प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी 2/7 आएगी। ऐड करोगे तो 4/7 आया, तो आंसर आया ऑप्शन नंबर क्या सी। ये तो सिंपल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, सिंपल सा, ठीक है। हमेशा याद रखना लीप ईयर की अगर बात आए तो 53 संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी पूछे उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 2/7 होगी, और नॉन लीप ईयर में 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, 3 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट, 3 डिजिट नंबर बनाए हैं 2 3 4 6 और 8 डिजिट इन नंबर्स का यूज करके। ए नंबर इज चूजन एट रैंडम आउट ऑफ दीज नंबर, जो भी नंबर बनेंगे उनमें से एक नंबर सेलेक्ट किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर हैज सेम डिजिट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस नंबर की जो डिजिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, मतलब 3 डिजिट का नंबर बना और तीनों की तीनों डिजिट जो है वो आपकी क्या है सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर मैं बात करूं टोटल 3 डिजिट नंबर की, तो टोटल 3 डिजिट वही परमुटेशन का थोड़ा यूज करेंगे हम, 3 डिजिट नंबर बनाना है इन नंबर्स का यूज करके, ठीक है। आपको पता है यहां पे जीरो नहीं आ सकता, यहां पे आपका जीरो नहीं आ सकता क्योंकि यहां जीरो आ गया तो फिर वो 2 डिजिट नंबर माना जाएगा। तो इसका मतलब इस बॉक्स के लिए इन चारों में से कोई भी नंबर आएगा 4 ही, ठीक है। नेक्स्ट इस बॉक्स के लिए 5 चॉइस है और इस बॉक्स के लिए भी आपके पास 5 चॉइस है, क्योंकि इसमें तो अब जीरो आ सकता है ना और इसमें भी जीरो आ सकता है। और आप कहोगे सर इसमें तो रिपीटिशन वगैरह लिखा नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो इसने बोला नंबर हैज सेम डिजिट, और सेम डिजिट कब रहेगी जब रिपीटिशन आपको अलाउड हो, तो कॉमन सेंस, ठीक है। तो ये आया 25 इंटू में 4, मतलब टोटल कितना बना, ये 100 बन गया हमारा। तो टोटल हमारा 100 बन गया, तो ये टोटल केस बन गए, ठीक है। अब इसने बोला कि तीनों की तीनों डिजिट सेम होनी चाहिए, तीनों की तीनों डिजिट सेम होने का मतलब कि पहली अगर 2 है तो दूसरी भी 2 तीसरी भी 2, पहली अगर 4 है नेक्स्ट बाकी भी 4 4, नेक्स्ट अगर 6 है तो बाकी भी आपकी 6 6, और नेक्स्ट अगर 8 है तो बाकी भी आपकी 8 8 रहेगी। अब जीरो वाला केस तो इसमें ले नहीं सकते क्योंकि जीरो से तो 3 डिजिट बनेगी नहीं, तो ये 4 केस बनेंगे जिसमें तीनों डिजिट क्या होंगी सेम। तो टोटल 4 डिवाइड बाय कितना 100, तो कितना है 1/25। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, ये कहता है ए लॉट ऑफ 4 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल्स इज रैंडमली डिवाइडेड इनटू 2 हाफ, मतलब 4 व्हाइट बॉल है और 4 ही रेड बॉल है और उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। What is the probability that there will be 2 red and 2 white balls in each half, ठीक है, मतलब एक ये हाफ है और एक दूसरा हाफ है।
इसमें भी 2 रेड है और 2 वाइट है, और इसमें भी 2 रेड है और 2 वाइट है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे टोटल रेड वाइट कितनी है 4, और 4 में से 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, तो इसके लिए 4C2 लगा दो। मल्टीप्लाई में 4 रेड है, 2 इसको दे दिया, 2 इसको, तो इसके लिए 4C2 लगा दो। दो दो अलग अलग इससे डिवाइड कर दी। और टोटल बॉल कितनी है 8, 8 को भी तो 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, 4 इधर और 4 इधर, तो उसके लिए 8C2। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। आप देख लो इसको सिंप्लीफाई करके, कर लोगे इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 गाइस। मैंने कैमरा बंद कर दिया यार, पता नहीं क्यों वो लैग करता है इसलिए। ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी दो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, देन फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहते हैं कि ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। सेकंड स्टेटमेंट है कि ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी भी इंडिपेंडेंट होगा। और थर्ड स्टेटमेंट है कि बी का कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। देखो गाइज, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, देन क्या होता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट रहता है, ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट रहता है, और ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी भी इंडिपेंडेंट रहता है। तो अगर आप इनके कॉम्प्लीमेंट कर लो वो भी इंडिपेंडेंट ही रहते हैं, तो तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 गाइस। ये कहता है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्लिपिंग ए कॉइन। एक एक्सपेरिमेंट है, क्या करते हैं कॉइन को फ्लिप करते हैं, एंड देन फ्लिपिंग इट ए सेकेंड टाइम इफ हेड इज अकर। ये कहता है कॉइन को फ्लिप किया और अगर हेड आया फ्लिप करने पर, तो हेड आने पर उसको मैं दोबारा से फ्लिप करूंगा सेकेंड टाइम। देखो एक बार अगर हेड आ गया तो सेकेंड टाइम फ्लिप करूंगा, सेकेंड टाइम फ्लिप करूंगा तो उसके साथ हेड भी आ सकता है सेकेंड टाइम, और एक कंडीशन ये होती है कि हेड के साथ टेल भी आ सकता है सेकेंड टाइम। तो हेड और टेल, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। और ये कहता है कि इफ टेल इज अकर, अगर फर्स्ट टाइम अगर मैं टॉस किया तो फर्स्ट टाइम की दो कंडीशन बनती है, तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आता है तो मैं दोबारा से टॉस कर दूंगा कॉइन को, तो ये कंडीशन बन गई दोनों। और अगर टेल आता है देन ऑन फर्स्ट फ्लिप पे अगर टेल आता है देन 6 फेस डाई इज टॉस। तो टेल आने के केस में वो डाइस को थ्रो करेगा, अब कॉइन को टॉस नहीं करेगा। तो टेल आते ही वो डाइस को थ्रो करेगा, तो हो सकता है डाइस पे 1 आए, हो सकता है डाइस पे 2 आए, हो सकता है डाइस पे 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 और हो सकता है 6 आए। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगी सैंपल स्पेस में, टोटल कितनी 8 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल। एक हेड और एक टेल होना चाहिए, तो ये है जिसके अंदर एक हेड और एक टेल है। तो ए इवेंट मान लेता हूं कि एक हेड और एक टेल आएगा, तो उसके फेवर में 1 ए की पॉसिबल इवेंट है। तो आंसर आया 1/8। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। ए कहता है कि बॉक्स कंटेन 6 डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग डोल्स कंटेन करता है। एक बॉक्स है जिसमें 6 अलग अलग डोल्स है। मान लेता हूँ पहली 1 है, दूसरी 2 दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ, 4 दे देता हूँ, 5 दे देता हूँ, 6। 6 अलग अलग डोल हो गए जिनको मैंने नंबरिंग दे दी। फ्रॉम दिस बॉक्स 6 डोल्स आर रेंडमली सिलेक्टेड 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। एक मतलब 6 डोल मैंने सेलेक्ट किए रेंडमली 1 by 1 करके विद रिप्लेसमेंट, मतलब पहले एक डोल निकाली फिर उसको वापस से अंदर रख दिया, फिर दूसरी निकाली फिर उसको वापस से, फिर तीसरी निकाली उसको वापस से अंदर रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग 3 डिस्टिंक्ट डोल्स, मतलब जो सिलेक्ट की गई डोल्स थी वो अलग अलग, तीनों की तीनों अलग थी। पहले टोटल देखो, सबसे पहले अगर मैं इन 6 में से एक डोल सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास टोटल क्या पॉसिबल है 6। कोई भी 6 में से एक डोल सेलेक्ट कर सकता हूं, और डिवाइड बाय टोटल कितनी डोल्स है 6। तो ये क्या आ जाएगी, जो पहली मैं डोल सेलेक्ट करूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। टोटल डोल्स कितनी है 6, और पहली जो डोल सेलेक्ट करूंगा वो इन 6 में से कोई भी डोल सेलेक्ट कर सकता हूं, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है 6 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई में। अब जो दूसरी डोल सेलेक्ट करूंगा वो 6 में से ही मुझे सिलेक्ट करनी है, बट वो सिलेक्ट नहीं कर सकता जो मैंने पहले सिलेक्ट की थी, क्योंकि दूसरी अलग होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मान लेता हूं कि ये वाली मैंने पहले सिलेक्ट की थी, अब जो पीछे 5 बच गई उसमें से मेरे को सिलेक्ट करनी पड़ेगी दूसरी डोल।
नेक्स्ट डिवाइड बाय टोटल डोल कितनी है 6। अब जो तीसरी डोल सेलेक्ट करूंगा वो दो डोल सेलेक्ट नहीं करूंगा जो मैं पहले ऑलरेडी कर चुका हूं। मान लेता हूं 5 को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया था यहां पे। अब पीछे बची 4 तो उसके लिए 4/6। तो यहां देखो 6 से 6 कैंसिल, इससे कैंसिल होके 2/3, इससे कैंसिल होके 3, तो 5/9 क्या आ गया आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। ये कहता है इफ ए एंड बी टू इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए यूनियन बी अपने को दे रखा है 0.5, बी का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस में 0.8 मतलब 0.2 होगा। ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 0.4 दे रखी है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय क्या बी की प्रोबेबिलिटी, और इक्वल दे रखा है 0.4। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई में 0.2 तो ये आ गया 0.08। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन है, देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, ईच क्वेश्चन हैव 4 चॉइस, हर क्वेश्चन की 4 चॉइस है। जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा उसमें भी 4 चॉइस है ए बी सी और डी करके, जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा उसमें भी 4 चॉइस है ए बी सी डी करके, और जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें भी 4 चॉइस है ए बी सी और डी करके। इफ ए स्टूडेंट इज रैंडमली सिलेक्टेड आंसर फ्रॉम 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन के एक स्टूडेंट ने आंसर दिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल नोट आंसर ऑफ करेक्ट। 3 क्वेश्चन मतलब एक स्टूडेंट ने तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए और तीनों ही करेक्ट नहीं दिए, नोट करेक्ट, तीनों ही करेक्ट नहीं थे। तो मैं क्या कर लेता हूं सबसे पहले करेक्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं कि मान लेता हूं कि तीनों आंसर उसने करेक्ट दिए। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/4 आएगी फर्स्ट क्वेश्चन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक करेक्ट होने वाला है, तो टोटल ऑप्शन कितने 4 और एक करेक्ट होगा तो 1/4, मल्टीप्लाई में सेकंड क्वेश्चन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, थर्ड क्वेश्चन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो ये आएगा 1/64। मतलब तीनों के क्वेश्चन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/64 है, बट मुझे नोट करेक्ट बतानी है तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 माइनस 1/64 तो ये आएगा 63 डिवाइड बाय 64। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखो, ये कहता है ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और इंटरसेक्शन को मैं लिख सकता हूँ ए बी, तो क्या आएगा 0, तो ए बी की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल डेफिनेशन थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है देयर आर 4 लेटर एंड 4 डायरेक्टेड इन एनवलप्स, 4 लेटर है L1 L2 L3 और L4, 4 लेटर है और 4 ही एनवलप है गाइस, E1 मान लेता हूँ, E2 मान लेता हूँ, E3 और ये E4। These 4 letter are randomly inserted into 4 envelopes, तो ये 4 लेटर है रेंडमली अलग अलग जो एनवलप्स में उसने इंसर्ट कर दिया। What is the probability letters are inserted into corresponding envelopes, मतलब L1 E1 में, L2 E2 में, L3 E3 में, L4 E4 में मान लो इस टाइप से उसने इंसर्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो गाइस अगर मैं फर्स्ट लेटर की बात करूं, ठीक है, फर्स्ट लेटर जो है इंडिविजुअल मतलब अलग अलग कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग हो सकता है, कोई भी कहीं भी एनवलप हो सकता है। फर्स्ट लेटर के लिए 1 2 और 3 और 4 आउटकम्स हैं, तो पहला लेटर इन चारों में से किसी में भी आ सकता है, तो फर्स्ट लेटर के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। नेक्स्ट मल्टीप्लाई में जो सेकंड लेटर होगा, अब एक लेटर तो एक एनवलप में गया, दूसरा लेटर 3 बचे उसके फेवर, मतलब टोटल कितना 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई।
तीसरा जो लेटर होगा, अब उसके लिए दूसरा गया, तीसरा लेटर के लिए 1/2 हो गई, नेक्स्ट के लिए 1/1 हो गई, तो ये आ जाएगा 1 कितना 24। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर। अब 1 के डिवाइड में इसलिए क्योंकि L1 तो एक ही है ना, L1 तो एक ही है, तो L1 के फेवर में सिर्फ एक लेटर है, एनवलप कितने हैं 4, तो इसलिए उसके फेवर में 4 एनवलप पड़े हैं, तो उसके लिए 1/4, समझ गए, इसलिए ये चीज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 66, 2 लेटर्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम। होम वर्ड में से 2 लेटर मैंने सिलेक्ट कर लिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ लेटर आर वोवल्स। मैंने जो 2 लेटर सिलेक्ट किए हैं वो वोवल्स हैं, मतलब ओ सिलेक्ट किया है और ई सिलेक्ट किया है, तो ए के फेवर में कितने आउटकम्स आए 2, और टोटल कितने आउटकम्स हैं 4, 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी कितना 2/4, मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, खलास खत्म भाई। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन, ए हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। हस्बैंड एंड वाइफ गए भाई इंटरव्यू देने के लिए, हैं 2 वैकेंसी थी एक ही पोस्ट के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/5। हस्बैंड अगर सिलेक्ट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, और अगर वाइफ सिलेक्ट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हुआ है, तो मतलब अगर हस्बैंड सिलेक्ट हुआ है तो वाइफ सिलेक्ट नहीं हुई, तो मतलब W का कॉम्प्लीमेंट। और एक केस ये बनता है कि अगर वाइफ सिलेक्ट हुई है तो मतलब हस्बैंड सिलेक्ट नहीं हुए, मतलब H का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आएगा, H मतलब 1/5, W का कॉम्प्लीमेंट, सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/3, 1 में से माइनस करेंगे तो 2/3। वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, हस्बैंड के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यहां से 4/5 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 6/15, तो ये आ जाएगा 2/5। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे 68 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है देयर इज ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल। एक पॉइंट है सर्कल के इनसाइड, वो कहीं भी हो सकता है भाई, एक सर्कल है उसमें पॉइंट दिया हुआ है। मान लेता हूं इस पॉइंट, प्रोबेबिलिटी निकालने की, तो पॉइंट जो होगा वो क्लोज टू द सर्कमफ्रेंस एंड देन टू द सेंटर। देखो यार ये सीधा सा क्वेश्चन है, इसका चाहे आप रट्टा मार लो, दिमाग में बिठा लो कि अगर कोई पॉइंट सर्कमफ्रेंस से के क्लोज है और उतना ही सेंटर से क्लोज है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 3/4 होगी। सीधा दिमाग में बिठा लो, अगर ये क्वेश्चन आएगा सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, इन एन रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड ऑफ द लेटर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के लेटर्स को अगर मैं अरेंज करूं, ठीक है अरेंजमेंट कर दी, तो सबसे पहले अगर मैं टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट की बात करूं कि जब अरेंजमेंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास टोटल कितनी आएंगे। यूनिवर्सिटी में टोटल कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इनको मैं अरेंज कर सकता हूं 10 फैक्टोरियल तरीके से। डिवाइड में देखो आई 2 बार रिपीट हो रहे तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट हो गई। प्रोबेबिलिटी निकालने की 2i डज नॉट कम टुगेदर, आई दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। अब मैं पॉसिबल आउटकम्स वो लिख लेता हूं जिसमें आई एक साथ होंगे, तो अगर दोनों आई एक साथ होंगे तो इनको एक सर्कल में बंद कर लेते हैं। अब बाहर बचेगा u बचेगा, n बचेगा, v बचेगा, e बचेगा, r बचेगा, s बचेगा, t बचेगा, y बचेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, और सर्कल को एक मान के चलो 9, तो उसको मैं अरेंज कर सकता हूं 9 फैक्टोरियल तरीके से। मतलब ये टोटल वो पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनमें आई एक साथ होंगे, ठीक है। अब आई एक साथ होंगे तो ये पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इस 10 को लिखूंगा 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल होके 5, तो 1/5 प्रोबेबिलिटी क्या आई, जब आई दोनों एक साथ होंगे। लेकिन अपने को नोट के लिए पूछा है तो 1 में से माइनस कर दो 1/5, तो आंसर आया 4/5।
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है इन ए क्लास ऑफ 125 स्टूडेंट 70 पास्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में टोटल कितने पास हो गए, 70 बच्चे। ठीक है, 55 स्टैटिस्टिक्स में पास हो गए, 30 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हो गए। तो इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से कर लेते हैं ना, आसान होगा। 30 ऐसे हैं जो दोनों में, मतलब ये मैथ के आगे या स्टैटिस्टिक्स के आगे, 30 ऐसे हैं जो दोनों में पास हो गए, तो मतलब तीनों इंटरसेक्शन कॉमन हो गए 30। 70 ऐसे हैं जो मैथ के सर्कल में आएंगे, ये पूरा मैथ का सर्कल है जिसमें 70 आएंगे, 30 तो ऑलरेडी आ चुके, मतलब बाहर 40 आएंगे। और 55 स्टैटिस्टिक्स के अंदर है तो 30 ऑलरेडी आ गए, मतलब यहाँ 25 स्टैटिस्टिक्स। अब ये 25 है ओनली स्टैटिस्टिक्स वाले, मतलब ओनली वन सब्जेक्ट में पास हुए हैं, वो है स्टैटिस्टिक्स। और ये 40 ऐसे हैं जो ओनली वन सब्जेक्ट में पास हुए हैं, और लेकिन वो भी क्या, मैथ में। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सिलेक्ट करूंगा स्टूडेंट वो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। हो सकता है वो मैथ में पास हो सकता है वो स्टैटिस्टिक्स में पास हो। तो 40 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में। तो इसका मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट के फेवर में कितने हैं, 40 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, 125। प्लस में दूसरा केस ये हो सकता है कि ये 25 भी तो हो सकते हैं, डिवाइड बाय कितना, 125। तो या मेरे पास 65 डिवाइड बाय कितना, 125, 13 पंजे 65 और ये गया 25 पे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन, 3 डाइस आर थ्रोन, 3 डाइस थ्रो कर दी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच। आपको पता है कि जब 3 डाइस को थ्रो करते हैं तो 256 टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनती है, और सेम नंबर होना चाहिए तीनों पे। हो सकता है तीनों 1 1 हो सकता है तीनों 2 2 2 हो, 3 3 3 हो सकता है 4 4 4 हो सकता है 5 हो तीनों पे, और हो सकता है तीनों पे 6 हो। तो टोटल इसके फेवर में 6 बनेंगे, तो इसको करेंगे कैंसिल, तो ये 36 आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन 53 मंडे। ऑप्शन बी, रट्टा ही मार लो इसका भाई। मैं पहले भी बोला था कि अगर लीप ईयर की बात करें तो 53 संडे पूछे, मंडे पूछे, ट्यूसडे पूछे, कुछ भी पूछे, उसका आंसर 2/7, और नॉन लीप ईयर की बात करें तो उसका आंसर 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है 4 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 4 डाइस को एक साथ उछाल दिया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन देम इज 25। प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है कि सम आपका 25 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं डाइस को थ्रो किया तो ये रिजल्ट आया, मान लो 4 डाइस को, एक पे 2 आ गया, एक पे 3, एक पे 4 और एक पे 5, इनका सम जो है वो 25 होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। देखो हाईएस्ट क्या हो सकता है, 6 6 और 6 हो सकता है, हो सकता है चारों के चारों पे 6 आ जाए, इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। लेकिन इनका सम में 24 होता है, तो इसका मतलब ये कि कोई ऐसा आपके पास आउटकम्स आएगा ही नहीं जिसका सम 25 हो। तो ये तो इम्पॉसिबल आउटकम्स हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना एक हिसाब से, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ए आंसर आया, हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, PE डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, मतलब PE किसको डिनोट करता है, E इवेंट की प्रोबेबिलिटी को, और E जो है वो सर्टेन इवेंट है। तो क्या होगा, देखो भाई सर्टेन इवेंट है, सर्टेन इवेंट का मतलब होता है कि वो सैंपल स्पेस के इक्वल है, और सैंपल स्पेस के इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी भाई। याद रखना इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ही होती है भाई। नेक्स्ट पे चलें, 75 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन 53 मंडे। ऑप्शन नंबर बी 2/7, अभी क्वेश्चन था रिपीट हो गया। 76 नंबर क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट यूनियन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ए के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस में 2/3 मतलब 1/3। देन बी की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो सिंपल आप सभी को फॉर्मूला पता है
ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी होती है ए की प्रोबेबिलिटी प्लस में बी की प्रोबेबिलिटी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो यहां से बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन को टॉस कर दिया, ठीक है। आपको पता है जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे पॉसिबल आउटकम्स एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि टी टी एच टी और एच टी टी और तीनों के तीनों टी, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके 8 आते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है विल फॉल 2 हेड और 1 टेल, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 हेड और 1 टेल होने चाहिए। तो यहाँ भी देखो 2 हेड और 1 टेल है, यहाँ भी देखो 2 हेड और 1 टेल है, और यहाँ भी देखो 2 हेड और टेल है। तो 3 ऐसे आउटकम्स हैं पॉसिबल जिनमें 2 हेड और 1 टेल है। तो इसका मतलब कि 3 इसके फेवर में चले गए और डिवाइड में टोटल कितने 8, तो आप प्रोबेबिलिटी 3/8, ऑप्शन डी आपका करेक्ट। खलास भाई, कर डाला, फिनिश, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताने इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये कहता है एक इवेंट है जिसमें नो सैंपल पॉइंट, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, सैंपल पॉइंट का मतलब है एलिमेंट, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो एलिमेंट्री इवेंट होगा। नहीं भाई, एलिमेंट्री इवेंट वो होता है जिसमें एक सैंपल पॉइंट हो, डेफिनेशन है। तो एन इवेंट जिसमें 1 सैंपल पॉइंट हो इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। 100% भाई बी आंसर होगा। एलिमेंट्री इवेंट कौन सा होता है जिसमें एक सैंपल पॉइंट हो, ठीक है। और याद रखना अगर कोई सैंपल स्पेस है, अगर कोई सैंपल स्पेस है जिसके अंदर मान लेता हूं कि 10 सैंपल पॉइंट है और आपसे पूछे कि बताओ इसके टोटल एलिमेंट्री इवेंट कितने बनेंगे, तो मैं पहले भी बता चुका हूं टोटल एलिमेंट्री इवेंट भी 10 ही बनेंगे, क्योंकि 10 सैंपल पॉइंट है। तो मैं अलग अलग, जैसे उनको अलग अलग मैं उनका एक सेट बना लूंगा, अलग अलग इवेंट बना लूंगा। पहले में जैसे 1 लिख दिया, दूसरे इवेंट में सिर्फ 2 लिख दिया, तीसरे इवेंट में सिर्फ 3 लिख दिया, तो अलग अलग मैं उनको 10 इवेंट बना सकता हूं, तो उसके 10 एलिमेंट्री इवेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ सक्सेस इन 10 ट्रायल विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3। इसको मैं आपको बाद में करवाऊंगा, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके थोड़ा याद करवा देना नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें मैं करवाऊंगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 एंड 81 गाइस, दोनों का आंसर एक साथ देना है। ये कहता है एक अर्न कंटेन 1 ब्लैक एंड 1 ग्रीन बॉल, एक बैग है, बैग नंबर 1 है जिसमें एक ब्लैक बॉल है और एक ग्रीन बॉल है। एक दूसरा बैग है जिसके अंदर इसने बोला सेकंड अर्न कंटेन 1 व्हाइट एंड 1 ग्रीन बॉल, जिसके अंदर एक व्हाइट बॉल है एंड एक ग्रीन बॉल है, ठीक है। देखो गाइस, प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं सबसे पहले कि ब्लैक, इसने बोला है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ, मतलब 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच अर्न, मतलब इस बैग में से भी एक बॉल सिलेक्ट की है और इस बैग में से एक बॉल सिलेक्ट किया, दोनों बैग में से एक एक बॉल सिलेक्ट किया, मतलब टोटल उसने 2 बैग बॉल जो है सिलेक्ट किए। अब देखो पहले अगर मैं फर्स्ट बैग की बात करूं, फर्स्ट बैग में से अगर मैं ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करूं, फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, क्योंकि टोटल बॉल इसमें 2 है, एक 1 और एक ग्रीन है और एक ब्लैक है। ब्लैक कितनी है, ब्लैक 1 है, तो 1/2। हो सकता है कि मैं ग्रीन बॉल सिलेक्ट करूं फर्स्ट बैग में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। नेक्स्ट अगर मैं व्हाइट बॉल सिलेक्ट करता हूं सेकंड बैग में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। और नेक्स्ट अगर मैं ग्रीन बॉल सिलेक्ट करता हूं सेकंड बैग में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2, ठीक है ना। एक इसमें से सिलेक्ट की है, एक इसमें से सिलेक्ट की है, तो ये एक कंडीशन। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल आर सेम कलर, मतलब पहला क्वेश्चन ये कहता है कि जो मैं दो, मतलब एक इसमें से सिलेक्ट की, एक इसमें से, 2 बॉल सिलेक्ट कर ली और दोनों की दोनों सेम कलर की है, मतलब दोनों की दोनों ग्रीन होगी ना, इसमें भी ग्रीन है इसमें भी ग्रीन है, सेम कलर तो तब होगा। तो 1/2 पहले बैग में से सिलेक्ट की, मल्टीप्लाई में दूसरे से सिलेक्ट की, 1/2, आंसर आया 1/4, तो आंसर आया ऑप्शन सी। अब
81 में कहता है कि एटलीस्ट वन ग्रीन, एक ग्रीन होनी चाहिए। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक होनी चाहिए, दो भी हो सकती है। तो ये हो सकता है कि G1 हो, मतलब फर्स्ट बैग में से ग्रीन हो सकता है G2 हो, मतलब सेकंड बैग में से ग्रीन हो सकता है ना कि दोनों बॉल, दो बॉल भी तो ग्रीन हो सकती है, एटलीस्ट वर्ड यूज किया। हो सकता है एक ग्रीन, अगर एक ग्रीन होगी तो उसका मतलब दूसरी ब्लैक हो सकती है, या एक ग्रीन होगी तो दूसरी वाइट हो सकती है। ये तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे और इन तीनों केस को ऐड कर दो। देखो G1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 प्लस में यहाँ भी 1/2, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, इसकी भी 1/2 इंटू 1/2, ऐड करोगे ये आएगा 3/4, आंसर आ जाएगा डी करेक्ट। क्लास खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 एंड 83 नंबर क्वेश्चन गाइस। ये कहता है 2 डाइस ईच नंबर फ्रॉम 1 to 6 आर थ्रोन। ठीक है, 2 डाइस को उसने थ्रो कर दिया। ए और बी दो इवेंट आते हैं। ए इवेंट आता है इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। ए इवेंट आता है कि फर्स्ट डाई पे इवन नंबर होना चाहिए। देखो गाइस, फर्स्ट डाई पे इवन नंबर कब होगा? अगर 2 1 हो, 2 2 हो, अप टू सोन 2 6। एक तो ये वाली लाइन हो, सैंपल स्पेस आपको पता ही है वही बनता है 1 1, फिर वो 2 1 वाली लाइन पूरी, यहाँ 1 6, यहाँ पे 2 6, फिर वो 3 1 वाली लाइन पूरी, यहाँ पे 3 6, फिर वो 6 1 से लेकर आगे लास्ट में 6 6। तो टोटल आपको पता है 36 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। ए इवेंट कहता है कि फर्स्ट डाई पे इवन आना चाहिए, तो 2 1 वाली लाइन आ जाएगी, 4 1 वाली लाइन आ जाएगी 4 6, और 5 1 वाली लाइन आ जाएगी कितना 5 6 तक, सॉरी 6 1 वाली, क्योंकि इवन उसमें आएगा। तो टोटल देखो इसमें भी 6 6 दूनी 12 और 6 थी 18, तो ए के फेवर में टोटल 18 आउटकम्स आएंगे, और एस के अंदर कितने टोटल 36 है। तो ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18 डिवाइड बाई 36, मतलब 1/2। बी इवेंट क्या कहता है? बी इवेंट कहता है कि नंबर सेकेंड डाई इज ग्रेटर देन 4। सेकेंड डाई पे जो नंबर आएगा वो 4 से बड़ा आएगा। तो हो सकता है 1 5 हो सकता है 1 6 हो। देखो सेकेंड डाई पे 5 और 6, ये हो सकता है 2 5 और हो सकता है 2 6 हो सकता है 3 5 3 6, सिमिलरली हो सकता है 4 5 और 4 6, और ये पासिव, ये भी है 5 5 हो 5 6 हो, और ये 6 5 हो और ये 6 6 हो। देख लो सभी में जो सेकंड आई है वो नंबर वो है आपका 4 से बड़ा। तो इसके फेवर में कितने आए? टोटल 12 इवेंट आ गए। तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? टोटल 12/36, मतलब 1/3। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा भाई? इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, किसमें? ए और बी में, दोनों में कॉमन। तो ए और बी में ये देखो, ए में क्या आएगा? 2 5 भी आएगा, 2 6 भी, 4 5 भी आएगा, 4 6 भी, और इसमें 6 5 भी आएगा और 6 6 भी। तो ये 6 इवेंट ऐसे हैं, 6 आउटकम ऐसे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इंटरसेक्शन मतलब दोनों के, ए में भी हो बी में। तो इसमें 6 है डिवाइड बाय 36, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो डी आंसर आया। यूनियन की निकाल लेंगे फॉर्मूला। यूनियन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल? ए प्लस में बी और माइनस में इंटरसेक्शन। ए की प्रोबेबिलिटी पता है, बी की पता है, इंटरसेक्शन की पता है, पुट कर दो खलास। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। ये कहता है कंसीडर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट टुगेदर। एक साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक डाइस का और 2 कॉइन्स का। देखो गाइस, जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 आती है। फिर मल्टीप्लाई में जब 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 आते हैं। इसका मतलब जो भी इवेंट में एक्सपेरिमेंट करूंगा उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम 24 आएंगी। जब मैं एक डाइस को और 2 कॉइन्स को टॉस करता हूँ, एक साथ फेंकता हूँ, तो टोटल 24 सैंपल पॉइंट बनते हैं। ठीक है, जो एसोसिएट सैंपल स्पेस होगा उसमें टोटल 24 पॉइंट बनेंगे। ऑप्शन सी आ जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है ए थ्रोइंग ए 6 फेस डाई, एक 6 फेस की डाइस है, मतलब वही 1 2 3 4 5 6 उस पर लिखा होगा। तो एस के अंदर आएगा वही 1 2 3 4 5 और 6। ए इवेंट है कि इवन नंबर आएगा, तो ए इवेंट है इवन नंबर आएगा, मतलब 2 4 6 आएगा। बी इवेंट है कि ओड नंबर आएगा, तो मतलब 1 3 5 आएगा। सी इवेंट है कि नंबर जो है वो 3 से बड़ा आएगा, मतलब 4 5 और 6 आएगा।
देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताने इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट ये कहता है कि ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। इंटरसेक्शन एम्प्टी मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी देखो 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये तो दोनों में कॉमन आ गया भाई, तो एक का मतलब ए तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देख लो ए और बी में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इसमें इवन नंबर है, इसमें ओड नंबर है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ए और बी का एम्प्टी रहेगा, और इंटरसेक्शन एम्प्टी रहेगा मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगे, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 व्हेन 2 डाइस थ्रो। जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में 36 टोटल आउटकम्स आती हैं। ये कहता है कि सम 7 होना चाहिए, तो देख लो आपको पता है कि 2 और 5 का सम 7 होता है, और 3 और 4 का सम 7 होता है, 4 और 3 का सम 7 होता है, 5 और 2 का सम 7 होता है, और 6 और 1 का सम 7 होता है, और 1 और 6 का सम 7 होता है। तो ये टोटल 6 बनेगी, तो 6 डिवाइड बाय 36, 1/6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 87 नंबर क्वेश्चन, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए। देखो जब मतलब 4 कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 की पावर 4 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, मतलब टोटल 16 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। प्रोबेबिलिटी उन्हीं निकालने की उनमें से 2 एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए। देखो भाई, हो सकता है कि एच एच टी, एक तो पॉसिबल है ये, एच टी एक पॉसिबल है ये, एक है एच टी एच, एक पॉसिबल है ये, हो सकता है ये हो टी एक पॉसिबल है ये, ठीक है। और टी एच एक पॉसिबल है ये, ठीक है यहां तक। और एक है एच, ये तो लिख ही दिया मैंने, एच टी लिख दिया, ये भी लिख दिया। एक है एक और कौन सा रह गया यार, हाँ एक रह गया टी एच, है ना। तो टोटल ये बनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 बनेंगे ये, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/8, आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, ठीक है। तो ये बना है, सिंपल यार। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है एक बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 3 व्हाइट बॉल, ठीक है। 2 balls are drawn at random one after other without replacement. What is the probability both are white? देखो यार 5 ब्लैक है और 3 वाइट है। पहली बॉल सिलेक्ट की तो मैं पहली बॉल इन 8 में से सिलेक्ट करूंगा, और वो भी वाइट। तो वाइट कितनी है 3, तो पहली की प्रोबेबिलिटी है 3/8, क्योंकि पहली 3 वाइट है और टोटल 8 है, तो पहले की प्रोबेबिलिटी 3/8। अब जो दूसरी बॉल सेलेक्ट करूंगा वो है तो वाइट, लेकिन पहली बॉल को मैंने जेब के अंदर डाल दिया, बैग के अंदर नहीं डाला, बाहर ही रख लिया, अपने पास कब्जा कर लिया उस पर कि मेरा हक है, मैं नहीं दूंगा भाई। तो अब पीछे बची कितनी, अब पीछे 3 वाइट थोड़ी ना बची, अब पीछे बच गई 2 वाइट बॉल बच गई और 5 ब्लैक बॉल बच गई, मतलब टोटल 7 बॉल बच गई। अब इस 7 में से मुझे एक वाइट निकालनी है, तो वाइट टोटल कितनी है 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7। तो ये क्या है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4, तो 3/28, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, बात खत्म हो गई बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, ये कहता है ए और बी 2 इवेंट है सच दैट ए के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो मतलब 0.6 आ जाएगा। बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा। और यूनियन की प्रोबेबिलिटी अपने को दे रखी है 0.9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। अब क्वेश्चन आसान हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो
तो अब आप क्या करो, सिंपल है ना, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए और बी दोनों को ऐड कर दो, वो ऐड करोगे 1.6 माइनस में कर दो यूनियन 0.9 माइनस कर दो, 13 में से ये करेंगे तो ये आएगा 0.4, तो ये आई इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.4। तो यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस में 0.4 तो ये क्या आएगा 0.6 आएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। हो गया, खत्म, फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली, मतलब बार बार उसने कॉइन को टॉस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट इन फिफ्थ टॉस डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट 4 टॉस। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पांचवें टॉस पे जो रिजल्ट आया ना वो पहली 4 से डिफरेंट आया है, पहली 4 से वो क्या है, डिफरेंट आया है। देखो सिंपल सा है, जब मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो या तो हेड आता है या टेल आता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ये कहता है कि पहली 4 से पांचवा रिजल्ट डिफरेंट होना चाहिए, तो मैं हो सकता है कि पहले 4 हेड हो फिर टेल आए, तो ये देखो पांचवा रिजल्ट डिफरेंट हो गया ना पहले 4 से। और एक केस ये बनता है कि चारों के चारों पहले टेल हो और फिर हेड आए, तो ये केस ये बन गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, और का मतलब प्लस। सिमिलरली इसकी 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 ऐड करोगे तो यह है 1/2 की पावर 5 प्लस में 1/2 की पावर 5, तो 2/2 की पावर 5 मतलब 1/2 की पावर 4, और ये होता है 16, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। फिल हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90। तो यहां तक करेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 90 तक हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा एंड शेयर भी करेगा आप लोग, और कमेंट करके भी आप लोग मुझे बताएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और जय हिंद तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों में से अगर कोई न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 9 बजे और 3 बजे 2 क्लास डेली आती है इसी यूट्यूब चैनल पे, उसके लिए आप बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन में आप जो ओपन करते हैं तो एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और जिसके थ्रू आप क्लास देख सको। ओके ठीक है गाइस, तो लाइक शेयर करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।